हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम लोग जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग सीटेट 2025 का जो आने वाला दिसंबर में जो पेपर होने वाला है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आने वाला एग्जाम्स में जो सीटेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है ना, मार्क्स बेटर स्कोर करने का, है ना। तो चलिए आज भी हम लोग पेपर 2 का जो है जीएस का जो है वो पेपर हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, है ना। देखिए, सामाजिक अध्ययन का जो है पेपर 2 हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता ही जो है क्या कहलाती है, ऋतु प्रवास कहलाती है ना। तो इसका तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनुक स्थानीय पवन चलती है। तो किसमें जो है स्थानीय पवन चलती है, तो वो जो है आपका प्रेयरी में चलती है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। तो रेडियो प्रसारण में जो है कौन सा जो वायुमंडलीय परत है वो आपका जो है काम करती है, तो वो जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो जो है आपका वायुमंडल। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में बोला जा रहा है कि सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। सुनहरी जरी जो है निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है, तो यह जो है आपका कौन सा है, तो यह जो है आपका सिल्क का जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। तो जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है किसी क्षेत्र के विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, जी नहीं। एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, यह भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, जी हाँ। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित पार्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जो है वो उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो पृथ्वी के सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि उपयोग किया जाता है, तो वो जो है आपका कौन सा कहलाएगा, अखनन, कूपक, कूपिका खनन, विविकृत खनन। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अखनन जो कहलाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर में बोला जा रहा है कि उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। तो जो उद्योग होते हैं वो टोकरी बुनाई वह जो है किसका उदाहरण होता है, तो वह जो है आपका लघु उद्योग के अंतर्गत आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, है ना, और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं 39 नंबर में बोला जा रहा है कि तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तो कौन सा गलत है, तो वो देखते हैं। पहला है तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं करते, ये तो नहीं था, है ना। उसके बाद है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड है तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं तानाशाह में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर में बोला जा रहा है कि
कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध जो है वो आपका किस पे बनाया गया है? तो वो जो है आपका कावेरी नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 41, इसमें है कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो किसको प्रदान करता है? पत्नी को, पुत्र पोतु को तथा पुत्री पुत्रियों को, या फिर पत्नी पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को, या फिर पत्नी पुत्री पुत्रियों तथा बहन बहनों को, पुत्रियों पुत्र भाई तथा भाइयों को। तो इसका ज़्यादा सटीक जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हो जाएगा। पत्नी को भी दिया जाता है, पुत्र और बहू को भी, पुत्री को भी और पुत्रियों को भी, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 42 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? तो यह किसने दिया था? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 43 में बोला जा रहा है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो कौन सा सही है? पहला है जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। ये तो नहीं है, गलत है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के माध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो दोनों गलत हो, तो दोनों किस में गलत है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड में जो है दोनों गलत है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। तो चलिए देखते हैं इसको क्या बोला जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं है ना। ये तो उतना सटीक ऑप्शन नहीं है। दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय से पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो ये भी गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर दोनों में गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में बोला जा रहा है कि सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? तो इनमें से कौन थी? तो वह जो है आपका रुकैया सखावत हुसैन थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर में बोला जा रहा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? तो यह जो है आपका ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 47 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मानने होते हैं। हाँ ये तो होते हैं, है ना। दूसरा है किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उसे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। उसके बाद है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है। ये भी सही है ना। तो बोला जा रहा है भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है जब उसका निचली अदालतों में जो है उसका
उसकी बातों को नहीं रखा जाता है तो वो ऊपरी अदालतों में जो है वो अपनी पिटीशन दायर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 48 नंबर। 48 नंबर में बोला जा रहा है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? तो इसका लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं। तीसरा है देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है। और चौथा है निर्वाचित प्रतिनिधि, है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में बोला जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या फिर गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यह जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार जो है अनुच्छेद 22 जो है हमें यह राइट देता है ना, कि कोई भी दुर्व्यवहार ना हो, है ना। तो हमें ऐसे ऐसे फंडामेंटल्स राइट्स जो है जो हमारे हैं उन्हें याद रखना चाहिए ताकि हम उन्हें यूज कर पाएँ, है ना, कोई हमें मिसयूज ना कर पाए। नेक्स्ट है 50 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो कौन होता है? तो वह जो है आपका प्रधानमंत्री होता है, जाहिर सी बात है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 51 में। 51 में बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों का विचार कीजिए, है ना। तो पहला ऑप्शन है यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। यह लोगों के संबंधों और उनकी निर्भरता का अध्ययन है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। उपरोक्त कथनों में से सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह तो जो है तीनों स्टेटमेंट तो फॉलो कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये बी सी तीनों जो है इसको सही स्टेटमेंट दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है 52। 52 में बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका अर्थशास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 53। 53 में आपका है कि बोला जा रहा है कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो आपका इसमें तर्क शक्ति पूछा जा रहा है कि आप जो ऐतिहासिक कल्पना का प्रश्न क्यों जो है पूछेंगे, है ना। तो ये देखते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, बोला जा रहा है कि वह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। उसके बाद सेकंड में बोला जा रहा है कि यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों को योग्यता को मूल्यांकित करता है, या फिर यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है, या फिर यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे जो है अंतरों को पूरा करता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह जो है वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। तो इसका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर। 54 नंबर में बोला जा रहा है आपको कि सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन। इसमें बोला जा रहा है कि कक्षा को मनोरंजन एवं सजीव बना सकें। दूसरा है अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें।
तीसरा है पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सकें। चौथा है शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सकें जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सकें, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अवधारणाओं को सजीव और वास्तविक के साथ जोड़ सकें, है ना। नेक्स्ट है 55 नंबर में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्यों खो रहा है, तो वह जो है यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, या फिर यह मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की इकाई स्थितियां प्रस्तुत करता है, या फिर यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। जी नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारे पास 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है, तो कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह गैर शिक्षक पक्षों को सम्मिलित करता है। दूसरा है यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तीसरा है यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, या फिर यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 57 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका एक सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करें, है ना। या फिर दूसरा स्टेटमेंट है शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। हाँ, तो ऐसा तो है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर इसका जो है सेकंड जो है वो सही लग रहा है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 58 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि आपका सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, तो यह जो है आपका क्यों है, तो पहला स्टेटमेंट है इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट है यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है, यह भी नहीं है। तीसरा है इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। और चौथा है यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। 59 है। इसमें बोला जा रहा है कि आप एक वर्ष में नियोजित अल्पनियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे, तो किसको चुनेंगे आप, तो वह जो है आपका चक्र आरेख जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर में बोला जा रहा है कि शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो सबसे उचित कारण क्या है इसका, तो देखते हैं। पहला है यह एक आनंददायक मूल्यांकन का तरीका है। दूसरा है यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा है यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्तियों शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है, या फिर यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि यह जो है अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का एक अवसर प्रदान करता है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। तो कौन सा है? तो पहला है मौसम वैज्ञानिक के कार्यकाल द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों का पर आधारित आरेखी निरूपण, या फिर एक पुस्तक के में उल्लेखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। तीसरा है भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना, या फिर एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों में से मौसम में होने वाले परिवर्तनों का साक्षात्कार। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के कार्यकाल द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण है ना। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर में बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। तो कौन सा किया गया है? तो यह जो है स्व आकलन किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह अपने आप का आकलन करने के लिए यह जो है सबसे उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है 63, इसमें बोला जा रहा है कि नागरिक शास्त्र व पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है। तो क्या सुझाव दिया है? तो यह जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। तो किस पर सबसे कम बल देंगे? तो इसका पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है समानता, तीसरा है सहयोग और चौथा है प्रतियोगितात्मक। तो जाहिर सी बात है प्राथमिक उसमें जो है आप जो है प्रतियोगितात्मक जो है ध्यान को आप केंद्रित नहीं कर सकते हैं, है ना। बाकी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकते हैं, समानता रख सकते हैं और सहयोग की भावना तो उनको तो ज़रूरत होती ही है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर में बोला जा रहा है कि शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य जो है क्या है? तो पहला है परियोजना का आकलन, दूसरा है पाठ के अंत में आकलन, तीसरा है सत्र के समाप्त होने पर आकलन, या चौथा है कक्षा के दौरान आकलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यह जो है सत्र के समाप्त होने पर आकलन को जो है क्या कहते हैं? संकल्पनात्मक आकलन कहते हैं, है ना। ये याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 66 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी। तो कौन सी अधिक सबसे उचित होगी? तो पहला ऑप्शन है प्रतीक अध्ययन विधि, दूसरा है क्षेत्रीय विधि, तीसरा है कार्यशाला विधि और चौथा है सर्वेक्षण विधि। तो इसमें से जो है आपका प्रतीक अध्ययन विधि जो है बहुत ही जो है उपयोगी साबित होगा उसमें, क्योंकि जो है आप कुछ उनको दिखा करके, जैसे लद्दाख जैसे रेगिस्तान का क्षेत्र है, आप रेगिस्तान का कुछ इमेज बना करके दिखा सकते हैं ना। लद्दाख है तो वहाँ बर्फीला पहाड़ी एरियाज़ को आप डिनोट करके दिखा सकते हैं, तो वैसे में बच्चे ज़्यादा समझेंगे, है ना। तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल कारगर साबित होगा, है ना। नेक्स्ट है 67 में बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। तो कौन सी विधि सबसे प्रासंगिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा? तो पहला है समस्या समाधान विधि, दूसरा है स्रोत विधि, तीसरा है मानचित्र विधि और चौथा है परियोजना विधि। तो यह जो है स्रोत विधि जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना।
नेक्स्ट देखते हैं 68 में बोला जा रहा है आपको कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। तो किसके साथ जुड़ना चाहिए, तो यह जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका मुख्य धारा के विचार संरचना पर, दूसरा है विद्यालय की आधारभूत पर, तीसरा है वार्षिक परीक्षा पर, और चौथा है विद्यालय का बाह्य वातावरण पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है बाह्य वातावरण से जुड़ना जरूरी है। नेक्स्ट है 69 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो किसे दर्शाया जा सकता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि वर्षा, दूसरा है वायु दाब, तीसरा है आर्द्रता और चौथा है तापमान। तो जो है किसको दर्शाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्षा को जो है दर्शाया जा सकता है ना। नेक्स्ट है 70 में बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, है ना। राष्ट्रीय स्तर के समाचार या न्यूज़ जो होते हैं पॉलिटिकल, उनको जो है प्रस्तुत करना। दूसरा है शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना। तीसरा है वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। तीसरा है आदर्श स्थितियों को दर्शाना। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो वास्तविक स्थितियों का साथ आदर्श स्थिति के साथ उदाहरणों को प्रस्तुत करना जो है वो जो है आपका पॉलिटिकल समझ को जो है वो विकसित करेगा। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी। तो वह जो है आपका संस्कृत में लिखी हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है 72 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, महात्मा बुद्ध ने, तो वो जो है आपका सारनाथ में दिया था। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है 73 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। तो किसमें जो है मूवेंदार कहा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पाल चोल पांड्य, दूसरा है चोल चेर पांड्य चेर। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 ही है जो करेक्ट हो जाएगा। यह जो है चोल में भी है, आपका चेरों में भी है और पांड्य में भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर में बोला जा रहा है कि रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इसमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो यह जो है किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो वह जो है आपका मौर्य काल के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 75 में बोला जा रहा है कि विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया था, तो यह जो है आपका रामानुज ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 है ना। नेक्स्ट है 76 में बोला जा रहा है कि अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, अभिलेखागार में क्या किया जाता था, तो वह जो है आपका
ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था। जी हाँ, तो जहाँ भी जो कोई दस्तावेज रखा जाता था उसे ही अभिलेखागार कहा जाता था। नेक्स्ट है 77 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो कौन सा सही है, तो वह जो है आपका पहला ऑप्शन है, इसमें विट्ठल विट्ठल की पूजा पर बल दिया, या फिर दूसरा है यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, है ना। नेक्स्ट है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, या फिर यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में जो है ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 नंबर में बोला जा रहा है कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगांव के बारे में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बंदगांव जो है क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, बंदगांव विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, है ना। या फिर सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि बंदगांव पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट है, तो कौन सा हो जाएगा, तो एक सही एक गलत, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है फर्स्ट स्टेटमेंट वो सही है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 79 नंबर में बोला जा रहा है कि इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। तो यह जो है कौन था, तो यह जो है क्रिस्टोफर कोलंबस था, है ना। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, ये सब तो जानते ही होंगे आप। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया। तो किसने मलयालम को जो है प्रारंभ किया था, तो वह जो है आपका चेरो राजवंशों ने जो है इसका प्रारंभ किया था। किसका, तो मलयालम और भाषा एवं लिपि का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि वर्ष 1906 में हुए संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। क्या कारण था, तो पहला है गुजरात में पाटीदार किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह। दूसरा है असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही है, ये जो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असम में ही जो आदिवासी समूहों जो है औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया था, और इसे ही क्या कहा जाता है, संग्राम संगमा का विद्रोह, जो 1906 में हुआ था। नेक्स्ट है 82 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया। क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, तो यह जो है क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, यह आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी। ऐसा नहीं है, ये तो नहीं था, इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी, ये भी गलत है। तीसरा है, इनमें से केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। या फिर चौथा है, इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है साइमन कमीशन आया था उसने जो है जो
नियुक्तियां कर रहे थे उसमें भारतीयों का जो है कोई भी स्थान नहीं दिया गया था, इसके लिए उसका विरोध किया जा रहा था। नेक्स्ट है 84 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठा था। तो ये जो है आपका सभी को पता होगा कि यह जो है आपका आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए धरने पर बैठे थे, जो जिसको भाषा के आधार पर पहली बार 1952 में जो है ये धरना पर बैठे थे, और अंत में जो है 1956 में जो है इसको भाषा के आधार पर एक नया राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद है 85 नंबर। 85 नंबर में बोला जा रहा है कि वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। तो कौन थे, तो वह जो है आपका मौलाना आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर। 86 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर की गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है, तो वह कौन सा है। तो वह जो है आपका कर्क रेखा है ना, ये तो सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। तो दिन की परिभाषा है, तो यह जो है आपका कौन सा है, देशांतरों के मध्य की दूरियां, ये तो नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एटी 89 नंबर है नेक्स्ट। 89 नंबर में बोला जा रहा है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है। तो यह जो है कहाँ स्थित है, तो यह जो है आपका अंटार्कटिका में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं पहले क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम आंसर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका कि उष्ण यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है ना। और दूसरा है शीत यानी ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट जो सही है दूसरा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 60 क्वेश्चंस जो सीटेट के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस थे है ना। ये पेपर 2 के थे सोशल साइंस का है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपका जो सीटेट का प्रिपरेशन बूस्ट हो कर सके है ना। बाय बाय एंड टेक केयर।